एवरीवन, मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग ऑप्टिक्स लेकर के आए हैं। ऑप्टिक्स आप लोग को जीरो से लेकर हाई लेवल तक बताएंगे ऑप्टिक्स आपको। तो पूरा वीडियो तक आप लोग बने रहिएगा। पूरा वीडियो में आप लोग आज हम लोग प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का पूरा इतिहास हम लोग बताएंगे आपको। प्रकाश क्या होता है, कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड आपको समस्या आज के बाद फिर से कभी नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रकाश की सबसे पहले क्या होता है। तो प्रकाश की अगर बात करें तो जैसे कि सबसे पहले ये पेड़ बनाते हैं, और ये पेड़ जो है ना, ये साइंस का पेड़ है। किसका है? साइंस यानी विज्ञान। ये साइंस का पेड़ है। मान लीजिए साइंस में ये बहुत सारे टहनी निकला हुआ है, डाली, जिसको कि आप शाखा कहते हैं। ये शाखा इस टाइप का निकला हुआ है, ये मान लीजिए शाखा है। दोस्तों ये शाखा जो है, ये शाखा मान लीजिए आपका फिजिक्स का शाखा है, ये मान लीजिए केमिस्ट्री है, ये मेरा क्या बायो है। ये साइंस का ही ये शाखा है। शाखा का मतलब होता है ब्रांच, यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ब्रांच। तो दोस्तों इसमें फिजिक्स में हम लोग को सबसे पहले फिजिक्स के अंदर ही एक आता है, क्या प्रकाश की आता है। क्या आता है? फिजिक्स के अंदर ही प्रकाश की आता है। फिजिक्स के अंदर ही आता है प्रकाश की। तो दोस्तों हम यहाँ से बोलेंगे क्या कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा, मैंने शाखा इसमें बहुत सारा है। हम बोले भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के, जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, प्रकाश का गुण, प्रकृति और प्रतिबिंब, गुण, प्रकृति और प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। तो फिर से सुनिए आप लोग दोस्तों, इसको लिखने का प्रयास करें, आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या बोलेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के गुण, प्रकृति और प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की कहते हैं। चलिए अब हम बात करें प्रकाश की कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश की दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। पहला बात करें हम प्रकाश की, पहला होता है किरण प्रकाश की। पहला क्या होता है, किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की इंग्लिश में इसको कहते हैं रे ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं, रे ऑप्टिक्स। दूसरा आपका होता है वेव ऑप्टिक्स, यानी तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की इंग्लिश में इसको कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या कहते हैं इसको, वेव ऑप्टिक्स। समझ आ रहा दोस्तों। किरण प्रकाश की क्या होता है, किरण प्रकाश की होता है, जैसे कि देखिए किरण प्रकाश की, ये इसके प्रकाश की के अंदर ही दो प्रकार का आता है। जैसे कि एक आ गया किरण प्रकाश की, दूसरा आ गया आपका तरंग प्रकाश की। तो दोस्तों हम यहाँ से क्या बोलेंगे, प्रकाश की वह शाखा, प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के किरण के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश के किरण के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी प्रकाश किरण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रे ऑप्टिक्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों ये प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की कहते हैं। तो कैसे इसको फिर से परिभाषा लिखेंगे, तो भौतिक यहाँ पे लिखेंगे, इसका क्या हो गया कि हाँ, ये इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, प्रकाश की वह शाखा, प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किरण प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, किरण प्रकाश की कहते हैं। अब हम बात करें तरंग प्रकाश की क्या होता है। बोलेंगे प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तरंग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों जैसे ये है, ये आपका तरंग प्रकाश है, ये आपका इस टाइप से गमन करेगा ऐसे, इसको हम क्या करेंगे, तरंग प्रकाश। दोस्तों इस प्रकार के जैसे भौतिक प्रकाश की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के तरंग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तरंग प्रकाश की कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, यहाँ प्रकाश की क्या, किरण प्रकाश की क्या होता है, और ये आपका तरंग प्रकाश की क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं तरंग प्रकाश की। तो तरंग प्रकाश की में दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे, तरंग प्रकाश की में हम लोग सबसे पहले समझेंगे प्रकाश क्या होता है। तरंग प्रकाश की में सबसे पहला शब्द आता है प्रकाश। तो दोस्तों हम लोग प्रकाश को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग के आज के बाद आपको प्रकाश से रिलेटेड किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए। तो जैसे देखिए कि आपको बात करें हम सबसे पहले प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश दोस्तों एक प्रकार का ऊर्जा है।
प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या जिसके बदौलत हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश क्या एक ऊर्जा है जिसके बदौलत हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना। और प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे क्या करता है? दृश्यमान बनाता है, अर्थात हम कहें कि देखने योग्य, देखने लायक बना देता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि बात करें आप, जैसे अंधेरा हो जाता है, आप मान लीजिए कि कमरे में सोए हैं, लाइट ऑफ है, अंधेरा है, तो दोस्तों आपको अंधेरा में कोई घर में अगर कोई सामान रखा होगा तो आपको नहीं दिखता है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आप क्या करते हैं उसके लिए? आप टॉर्च मारते हैं। तो कोई भी वस्तु जो होता है आपका अंधेरा में होता है, प्रकाश नहीं होता उस वक्त, तो आपको नहीं दिखता। आप क्या करते हैं? वहां पे टॉर्च मारते हैं। टॉर्च जैसे मारते हैं उस वस्तु पे, तो वो क्या करता है? उस वस्तु को क्या कर देता है? दृश्यमान बनाता है, देखने लायक बना देता है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो क्या होता है यहाँ पे? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे दृश्यमान बनाता है, यानी देखने लायक बनाता है। समझा दोस्तों? आप लिख सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है उसे क्या कर देता है? दृश्यमान बना देता है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रकाश के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक आया, अपना अपना राय दिया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश कोई बोला कण है, कोई बोला तरंग है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि न्यूटन साहब आया था। सबसे पहले कौन आया? न्यूटन साहब ने आया। ये कब आया न्यूटन साहब? ये समय चल रहा था उस वक्त 1675 ईस्वी चल रहा था। ठीक है, ये न्यूटन साहब आए और इसने बोला कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है यह एक कण है। प्रकाश क्या है? इन्होंने बोला एक छोटा छोटा कण है। प्रकाश क्या है? छोटा छोटा कण है, कण है जिसे कणिका कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कणिका कहते हैं। ठीक है, न्यूटन साहब ने आया, 1965 का समय चल रहा था, इस वक्त बोला ये कि प्रकाश जो है एक छोटा छोटा कण है। ठीक है, और उस छोटे कण को हम क्या कहेंगे? कणिका कहेंगे। लेकिन दोस्तों फिर उसके बाद एक वैज्ञानिक आया, हाइगेंस। हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने जब आया, न्यूटन साहब से को देखा कि ये बोले हैं कि प्रकाश एक कण है, छोटा छोटा कण है, और ये इसको कणिका कहते हैं। जब इसने रिसर्च करने लगा तो पता चला कि ये समय इसका आ गया 1978। तो 1978 में इसने बताया, न्यूटन साहब जो बताए थे प्रकाश छोटे छोटे कण है जिसे कणिका कहते हैं, तो हाइगेंस साहब ने बोला ये कण नहीं है, ये प्रकाश जो है एक तरंग है। प्रकाश क्या है? इसने बताया प्रकाश एक तरंग है। कौन बताए? हाइगेंस 1978 ईस्वी में बताया कि प्रकाश क्या है? एक तरंग है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते जाइएगा आप लोग लॉजिक क्या है। फिर इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन, थॉमस यंग। तो क्या नाम था? थॉमस यंग वैज्ञानिक का नाम था। और ये उस समय चल रहा था इनका 1801 चल रहा था। कितना चल रहा था? 1801 ईस्वी। अभी तक देखिए इतना का गैप है दोनों ईस्वी का बीच, मतलब अभी तक हम जान रहे थे प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या था? एक तरंग है। फिर से कुछ दिन के बाद एक वैज्ञानिक आया, थॉमस यंग, इस पे इनके बातों पे अमल करने लगा कि देखते हैं आखिर ये क्या सही में है, ये प्रकाश एक तरंग है। तो दोस्तों ये 1801 में इन्होंने बताया क्या कि प्रकाश जो है सही में क्या है? एक तरंग है। ये जो है ना ये इन्होंने बताया कि दुहरी प्रयोग के आधार पर बताया इन्होंने, दुहरी प्रयोग के आधार पे कि प्रकाश जो है एक सही में एक तरंग है। लेकिन प्रकाश एक सही में क्या है? तरंग है। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश जो है ना किसी माध्यम में चल सकता है। प्रकाश जो है को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, इन्होंने बताया प्रकाश एक तरंग है और प्रकाश एक यांत्रिक तरंग। कैसा तरंग है? आंतरिक तरंग है, आंतरिक तरंग है। थॉमस यंग ने बोला प्रकाश एक तरंग है। कैसा तरंग है? यांत्रिक तरंग। आंतरिक तरंग मतलब जो किसी भी वस्तु के अंदर अंदर गुजरता हो, मतलब क्या? आंतरिक तरंग है। और इसने बताया क्या कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम की आवश्यकता होता है। प्रकाश को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगा? माध्यम की आवश्यकता होगा। दोस्तों फिर से एक वैज्ञानिक आ गया इसके बाद,
इसके बाद एक फिर से वैज्ञानिक आया, उसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था? मैक्सवेल। और इसी टाइम था एक हर्टज नाम का वैज्ञानिक था। समय उस वक्त चल रहा था 1865 का चल रहा था समय। समझ आ रहा दोस्तों? ये मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने आया, 1865 चल रहा था उस वक्त। जो है मैक्सवेल ने मैथमेटिकली ये बताया कि प्रकाश जो है एक तरंग है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और ये जो हर्टज साहब थे, हर्टज, ये जो प्रयोग के आधार पर बताया। किसके आधार पे? ये प्रयोग के आधार पे। ये जो हर्टज नामक वैज्ञानिक है, इसने प्रयोग के आधार पे बताया, प्रयोग के आधार पे यह जो है ना, ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इन्होंने भी बताया, ये बात सही है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन इसने बताया और इसमें कि ये जो है ना, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। जैसे कि थॉमसन साहब ने बोला था कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है, लेकिन ये मैक्सवेल ने मैथमेटिकल के आधार पर बताया और हर्टज ने प्रयोग के आधार पर बताया कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ये माध्यम रहेगा फिर भी चल सकता है, माध्यम नहीं रहेगा फिर भी चल सकता है। ओके दोस्तों, माध्यम क्या है? अर्थात जैसे कि हम ठोस, द्रव, गैस या निर्वात, यानी जहाँ की हवा वगैरह सब नहीं हो, तो नहीं कि वहाँ भी चल रहा है, ठोस रहेगा, द्रव रहेगा, गैस रहेगा, या फिर किसी भी प्रकार का रहेगा माध्यम रहेगा, तो उसमें चल सकता है, या नहीं रहेगा फिर भी चल सकता है ना। चलिए, ऐसा किसने बताया? मैक्सवेल साहब ने बताया। फिर इसके बाद एक वैज्ञानिक आता है इसी वैज्ञानिक आता है मैक्सवेल साहब के बाद एक आता है मैक्स प्लैंक वैज्ञानिक आता है। और ये उस समय ईस्वी चल रहा था, 1900 ईस्वी चल रहा था। ठीक है, 1900 ईस्वी में मैक्सवेल प्लैंक नामक वैज्ञानिक आया। इन्होंने क्या बताया कि प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो एक कण है, छोटा छोटा कण है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। समझा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, फिर बात घूम के वहीं आ गया। न्यूटन साहब ने बोला था प्रकाश एक छोटा छोटा कण है जिसे कणिका कहते हैं। ये फिर जाकर के हाइजेंस आया, इन्होंने बोला तरंग है। थॉमस आया, इन्होंने बोला क्या? नहीं, सही बात है, प्रकाश एक तरंग ही है, लेकिन यह एक आंतरिक तरंग है, इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। लेकिन मैक्सवेल आया तो इन्होंने प्रयोग किया। मैक्सवेल ने मैथमेटिकल के आधार पर बोला नहीं है, सही बात है, ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है। और प्रयोग के आधार पर हर्टज ने भी बताया यह जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ये किसी भी माध्यम में चल सकता है। ठीक है, लेकिन मैक्स प्लैंक नामक वैज्ञानिक जब 1900 ईस्वी में आया तो इन्होंने बताया कि ये प्रकाश एक कण है जो कि ये फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। तो दोस्तों, ये समस्या ही रह गया। तो फिर एक वैज्ञानिक आया, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आया दोस्तों। आइंस्टीन वैज्ञानिक, ये 1905 उस वक्त चल रहा था समय। 1905 में आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक आया। इन्होंने बताया क्या कि ये न्यूटन साहब जो बोल रहे हैं और ये सब जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, ये अभी तक दुविधा थे। कहने का मतलब कन्फर्म नहीं था कि सही में प्रकाश एक कण है या तरंग है। लेकिन जब आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक 1905 ईस्वी में आए, इन्होंने बोला प्रकाश जो है ना, प्रकाश ये डुअल नेचर है। कैसा नेचर है? डुअल नेचर। मतलब क्या कि प्रकाश के पास दोनों गुण पाया जाता है। प्रकाश एक कण भी है, प्रकाश एक तरंग भी है। समझ आ रहा दोस्तों? प्रकाश एक कण भी है और प्रकाश एक तरंग भी है। यानी कि कण के तरह कब व्यवहार करता है, तरंग की तरह कब करता है? प्रकाश जब टकराता है, जब टक्कर खाता ना, प्रकाश जब टक्कर खाता है, जब प्रकाश चलते चलते अगर किसी वस्तु से टकराता है तो वो कण के तरह व्यवहार करता है। किसके तरह व्यवहार करता है? कण के तरह। अब हम बात करें दोस्तों तरंग। प्रकाश जब चलता है ना तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश चलता है तो वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो वो किसकी तरह व्यवहार करता है? कण की तरह व्यवहार करता है।
समझ आया दोस्तों। ये आपका किसने ये क्लियर किया बात कि प्रकाश जो है ये डुअल नेचर है, ये दोनों प्रकार का तरंग है, दोनों है, ये कण भी है और ये आपका तरंग भी है। समझ आ रहा है दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करिए और आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहिए। प्रकाश के बारे में एक भी बातें आपको नहीं बचेगा जो कि लगेगा कि ये छूट गया, ठीक है। चलिए हम लोग इसको, अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर आप लोग कोई परिभाषा अगर नहीं लिख पाते हैं ना, उसको आप रोक रोक करके आप इसको लिख सकते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग तीसरा बात है कि सर विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बात सही है सर, लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंग होता क्या है सर? विद्युत चुम्बकीय तरंग हम किसको कहेंगे, कैसा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग? विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग ये कैसा होता है सर? कौन कौन सा? दुनिया में लगभग तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है। दुनिया में लगभग तरंग क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। जैसे कि बात करें हम ट्रिक इसके लिए, अगर बता दें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन कौन सा होता है लगभग, जैसे कि बात करें इसके लिए ट्रिक होता है, याद रखिएगा आप लोग। गाये अभिजू इन्फ्रा मारे, गाये अभिजू इन्फ्रा मारे, याद रहेगा। गा का मतलब क्या होगा दोस्तों? गामा किरण। क्या हो गया? गामा किरण। ए का मतलब एक्सरे किरण, एक्सरे यानी क्या, इसको कहें एक्स रे, एक्स किरण एक ही बात होता है, एक्सरे कहिए, एक्स किरण कहिए। आ का मतलब क्या होता है? अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट कहते हैं इसको, या फिर हम यूवी किरण भी कहते हैं इसको भी यूवी किरण भी कहते हैं। हिंदी में इसको क्या है? तो परावैंगनी किरण, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परावैंगनी किरण कहेंगे। या फिर बी को मतलब विजुअल होता है, क्या होता है? विजुअल का मतलब दृश्य किरण, या फिर हम कहेंगे इसको प्रकाश किरण भी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विजुअल का मतलब दृश्य किरण, या इसी का दूसरा नाम हम क्या है? तो प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। इन्फ्रा का मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड। मो का मतलब होता है माइक्रोवेव, हिंदी में इसको क्या? सूक्ष्म तरंग। रॉ का मतलब क्या होता है? रेडियो तरंग। समझ में आ रहा दोस्तों। ये सारा आपका क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग, ठीक है। दुनिया में लगभग तरंगें क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग ही होता है। ये सारा आपका क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है दोस्तों। ये गामा किरण क्या होता है? गामा किरण का भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है। गामा किरण का उपयोग हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं, कैंसर का सेकाई वगैरह सब करने में इसका उपयोग करते हैं। एक्स किरण का उपयोग हड्डी वगैरह सब टूटता है ना, हड्डी का प्रतिबिंब बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं हम लोग। या फिर हम बात करें इसका उपयोग दांत वगैरह सब का जो प्रतिबिंब बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। परावैंगनी किरण क्या होता है? परावैंगनी किरण का उपयोग हम लोग ये ओजोन परत जो छानता है जिस प्रकाश के किरण को, ओजोन परत इसको छान लेता है परावैंगनी किरण को, इससे स्किन कैंसर का बीमारी होता है। अगर ये किरण अगर डायरेक्ट अगर किसी मनुष्य के शरीर पे पड़ता है या किसी जानवर के या किसी जीव के शरीर पे, ये स्किन कैंसर का इससे बीमारी होता है। क्या दोस्तों, अब हम बात करें ये दृश्य प्रकाश, तो अभी हम लोग इसके बारे में बता ही रहेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके बदौलत हम किसी वस्तु को देख पाते हैं ना। प्रकाश जिस वस्तु पे पड़ता है उसको क्या कर देता है? वो दृश्यमान बना देता है, देखने योग्य बना, देखने लायक बना देता है। इंफ्रारेड क्या होता है? इंफ्रारेड मतलब क्या? अवरक्त किरण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अवरक्त किरण कहते हैं इसको, अवरक्त किरण, ठीक है। अवरक्त किरण क्या होता है? आप लोग रिमोट चलाते हैं, टीवी चलाते होंगे ना, उसमें लाल वाला एक बल्ब जलता है, वो क्या? उससे अवरक्त किरण निकलता है। या फिर आप देखते होंगे सीसीटीवी कैमरा, उसमें एक लाल वाला बल्ब होता है, वो भी अवरक्त किरण होता है, उससे अवरक्त किरण निकलता है। सूक्ष्म तरंग क्या होता है? सूक्ष्म तरंग का उपयोग डिश टीवी, आप लोग छत वगैरह सब पे एक छाता टाइप का लगा रहा था, डिश टीवी, उसमें करते हैं। या फिर टावर वगैरह सब में इसका उपयोग करते हैं। रेडियो तरंग का उपयोग रडार जिसपे कि आप लोग देखते होंगे कि जैसे मिसाइल वगैरह सब जाता है तो उसका रडार पे कम होता है, या फिर कोई प्लेन वगैरह सब जो उड़ता है
वो रडार, उसमें रडार तरंग, रेडियो तरंग होता है जो कि रडार में इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग समझ में आ रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम बात करें इसमें दूसरा पॉइंट कि विद्युत चुम्बकीय तरंग जो होता है इसकी दिशा कैसा होता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग की दिशा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है, लंबवत होता है। इसका मतलब दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना, इसकी जो दिशा होता है वो किसी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है। जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए इसका ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये आपका मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, ये आपका एक्स एक्सिस है इधर। तो दोस्तों ये तरंग जो आपका जो जाएगा ना इस टाइप से ऐसे जाएगा, ये जो आपका ये जो एरिया है, ये एरिया, इसी को हम क्या इसकी दिशा होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्कर के, जैसे हम देखें यहाँ पे बताते हैं। जैसे देखिए आपका इस टाइप का है, समझने का कोशिश कीजिएगा आप। तो देखिए ये अब तीनों क्या है, तीनों एक्सिस है ना, ये तीनों देखिए एक दूसरे पे 90 डिग्री बना रहा है। तीनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, तीनों एक दूसरे पे क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना। तो ये देखिए आपका तरंग जो आएगा ना, तो वो इस टाइप से ऐसे घूमते हुए आएगा। ठीक है, इस टाइप से घूमते हुए आएगा, यानी 90 डिग्री बनाएगा। यानी हम कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के लंबवत होता है इसका दिशा। ठीक है, चलिए अब इसी में अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है कितना होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य ये जो होता है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य ये आपका होता है 3900 अंगस्ट्रम से आपका होता है 7800 अंगस्ट्रम के बीच होता है, 7800 अंगस्ट्रम। या आपको किसी बुक में आपको 3500 अंगस्ट्रम भी दिया रहता है, यहाँ से लेके 7500 अंगस्ट्रम के बीच में रहता है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आपका 7800 अंगस्ट्रम से 3900 अंगस्ट्रम से 7800 अंगस्ट्रम के बीच रहेगा, या फिर किसी बुक में 3500 से आपका 7500 के बीच दिया रहता है। तो दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा सर तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो दोस्तों तरंग दैर्घ्य होता है, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे लिखें, ये तरंग दैर्घ्य होता है जैसे कि मान लीजिए ये एक कंपन, पहले समझते हैं हम, एक कंपन, ये जो ऐसे करके एक ऐसे होता है ना, इसको हम एक कंपन कहते हैं। एक बार अगर तरंग ऐसे, एक बार प्रकाश किरण ऐसे करके ऐसे हो चल गया तो इसको बोलेंगे हम एक कंपन बोलेंगे। और इसमें एक कंपन में ये जो दूरी तय करते हैं, एक कंपन में ये जो दूरी तय करते हैं ना, इसी को हम कहते हैं तरंग दैर्घ्य। एक कंपन में जो दूरी तय करते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। और इस दूरी को तय करने में जितना समय लगता है इसको कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं हम लोग, आवर्तकाल कहते हैं। तो दोस्तों ये आपका तरंग दैर्घ्य क्या आ गया, इतना आ गया, तरंग दैर्घ्य इसी को कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मन करे आपका सर एक अंगस्ट्रम क्या होता है, एक अंगस्ट्रम क्या होता है सर, एक अंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक अंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कैसे समझोगे, इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 1/10 इनवर्स का मतलब होता है बटे, यानी आपका पलट जाएगा नीचे इतना मीटर। और भी इसको सोल्व करोगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, इस पे 10 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इतना, एक का इतना भाग इतना मीटर होता है, इसी को हम एक अंगस्ट्रम कहते हैं। यानी दोस्तों ये जो आपका लंबाई है ना, ये लंबाई, इसका 1 मीटर जो लंबाई हो उसका कितना इतनामा भाग तो हम क्या कहते हैं, एक अंगस्ट्रम कहते हैं। समझ आ रहा दोस्तों। तो चलिए आना चाहता है आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। और अगला पॉइंट बात करें प्रकाश का, तो प्रकाश को हम लोग, प्रकाश को दृश्य प्रकाश भी बोलते हैं, इसको दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश या दृश्य किरण भी कहते हैं, दृश्य प्रकाश भी कहते हैं इसको,
दृश्य प्रकाश मतलब देखने वाला प्रकाश। दृश्य प्रकाश क्या है, दृश्य तरंग क्या है ना, दृश्य तरंग भी इसको कहते हैं, दृश्य तरंग भी कहते हैं। या दोस्तों इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कौन सा तरंग कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं इसको। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है दोस्तों, तरंग दो प्रकार के होते हैं, तरंग जो होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ होता है, एक होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य होता है। तो दोस्तों अनुप्रस्थ क्या, अनुप्रस्थ होता है जो किसी वस्तु के ऊपर जाता हो, वह तरंग जो किसी वस्तु के ऊपर जाता हो उसको अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य का मतलब होता है वह तरंग जो किसी वस्तु के अंदर से होकर गुजरता हो। जैसे अनुप्रस्थ में आपका कैसे जाएगा, अनुप्रस्थ में दोस्तों इस प्रकार से जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ कहेंगे। अनुदैर्घ्य में कैसे जाएगा, अनुदैर्घ्य में आपका इस टाइप से जाएगा आपका, यानी बिरलन और ये आपका संपीड़न और बिरलन के हिसाब से जाएगा आपका, यानी कभी घना कभी साफ, घना कभी साफ, इस टाइप से जाएगा। ये दोस्तों आपका किसी वस्तु के अंदर से होकर गुजरता है, इसको हम अनुदैर्घ्य, ये वस्तु के ऊपर जाता है, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बोलेंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग हम क्या बोले आपको, ये प्रकाश जो है ना, प्रकाश जो है आपका, ये प्रकाश ये अगर अनुप्रस्थ तरंग भी है, मतलब क्या, ये इस टाइप से आपका प्रकाश चलता है। समझ आ रहा है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसी में अगर हम बात करें कि प्रकाश जो है सर, जैसे कि बात करें जैसे भी जियोर, भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब होता है बैगनी, भी का मतलब बैगनी। ये पूरे कलर का अगर हम नाम लिखना चाहें तो ये क्या होगा, भी का मतलब बैगनी होता है, यानी किसको हम वायलेट कलर भी कहते हैं। ये इंडिगो होता है, इंडिगो में जामुनी नीला, जामुनी नीला। ब्लू का मतलब क्या होता है, नीला होता है, आसमानी नीला। जी का मतलब हरा, ग्रीन। येलो होता है, येलो में पीला। ओ का मतलब क्या होता है, ऑरेंज होता है, नारंगी। आर का मतलब क्या होता है, लाल होता है, यानी रेड। समझा हम दोस्तों, ये सारा आपका किरण है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य आपका लाल रंग का होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम, या फिर ये 75 भी कभी कभी दिया रहता है। ये आपका इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा आपका 3900 एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा दोस्तों, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, सबसे कम तरंगदैर्घ्य 3900, यानी कि आपका ये आपका 3900 एंगस्ट्रॉम या फिर 3500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, इस टाइप से। तो समझ में आ रहा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग इसी प्रकार से अब अगला बात करते हैं इसी में कि बताइए सर कि एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है, एक वर्णीय प्रकाश क्या होता है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य जो है ना, वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य एक ही हो, अर्थात हम कहें एक ही रंग, एक ही तरंगदैर्घ्य या एक ही रंग हो, यानी कि वैसा प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य या रंग एक हो, जिसका एक हो तो उसे एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं, एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। समझ आ रहा दोस्तों। एग्जाम्पल में जैसे कि बात करें हम, एग्जाम्पल में श्वेत प्रकाश क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को ही श्वेत प्रकाश कहते हैं, सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश एक ही होता है ना, और उसमें क्या होता है, 7 कलर का मिश्रण होता है। जैसे कि बात करें विविजियोर, ये 7 कलर का उसमें क्या होगा, मिश्रण होगा, बैगनी, जामुनी, ब्लू, नीला, ये आपका हरा, येलो ना, ऑरेंज, ये रेड, ये सब आपका उसमें मिश्रण होता है श्वेत प्रकाश में। मतलब क्या, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं, उसमें 7 रंग का मिश्रण होता है। तो उसका तरंगदैर्घ्य जब भी वो तरंग निकलेगा तो इस टाइप से निकलेगा, एक तरंग, इसको हम एक तरंग कहते हैं। इसमें जितना भी इसका तरंगदैर्घ्य होगा एक ही होगा ना, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, श्वेत प्रकाश। या फिर हम बात करें लाल, या फिर हम बात करें हरा,
ये सब सारा का तरंगदैर्घ्य एक ही होगा ना। ये आपका क्या हो गया, एक वर्णीय प्रकाश इसको कहते हैं। ऐसे प्रकाश को कौन सा प्रकाश कहेंगे, एक वर्णीय प्रकाश कहेंगे। दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों जैसे कि अब हम बात करें ये कितना नंबर था आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि बात करें हम प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और बात करें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। समझा दोस्तों, ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इस सही में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, बात को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हम लोग पहले देखिए पहला प्रयोग तो हम कर सकते हैं सीधे मोटा मोटी अगर जानना चाहें। मान लीजिए किसी का अगर फूस का घर होगा, अगर वहाँ पे कहीं अगर खपड़ेल का घर में अगर कहीं छिद्र अगर होता है, वहाँ से प्रकाश देखते हो आपके आंखों से बगल से, आप बैठे होते हैं घर में ना, आपके आंखों से बगल से भी गुजरता है, तो वो जो प्रकाश सीधा जैसे जैसे उसमें छेद होगा ना उसी हिसाब से वो प्रकाश आगे आता है, तो प्रकाश देखोगे सीधे जाता है, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा फिर से देखिए यहाँ पे, इसे मान लीजिए ये आपका फुटबॉल है, इधर से हम टॉर्च बाढ़ेंगे, इधर से हम क्या करेंगे टॉर्च बाढ़ेंगे, यहाँ से ये प्रकाश जो है ना ऐसे निकल जाएगा, प्रकाश ऐसे करके इधर से निकल जाएगा। ऐसे क्यों निकला, क्योंकि प्रकाश इधर से चले गया, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते, प्रकाश इधर सीधे चले गया, ये अंधेरा छा गया, ये आपका ये क्या हो गया, अंधेरा हो गया। क्या हो गया, अंधेरा छा गया इधर आपका ना। इससे ही पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और इसको बढ़िया समझना चाहें आप तो हम जैसे कि मान लीजिए इसको इसे साबित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 कार्टून ले लेते हैं। 3 क्या करते हैं हम लोग, 3 कार्टून ले लिए, कार्टून को क्या कर दिए बराबर बराबर कार्टून लिए, बराबर टुकड़ा का, इसको हम लोग क्या कर लिए छेद कर लिए। तीनों कार्टून को क्या कर लिया हम लोग को बीच में से इसको छेद कर दिए, मान लीजिए तीनों को छेद कर दिए। इसे साबित करने के लिए हम लोग 3 कार्टून लेंगे, 3 कार्टून का टुकड़ा लेंगे और तीनों को बीच में से काट देंगे। इसको काटने के बाद इस तरीका से इस तीनों कार्टून को हम लोग सजाएंगे, इस टुकड़ा को सजाएंगे ताकि तीनों छिद्र जो है एक सिद्ध में दिखे। ठीक है, सजा लिए हम लोग। सजाने के बाद क्या करेंगे, इसके तीसरा टुकड़ा जो यहाँ पे एक मोमबत्ती लगा दे, इसके पीछे एक मोमबत्ती हम लोग जला देंगे, एक मोमबत्ती जला दिए। जब हम लोग यहाँ से इधर से जब हम आंख लगा के देखते हैं, आंख लगा के देखते हैं इधर ना, ये बीच वाला टुकड़ा को जब हम आगे पीछे दाएं बाएं जब हिलाते हैं ना, तो हमको पता चलता है क्या कि वो मोमबत्ती हमको सही से नहीं दिख रहा है। जब तक नहीं हिला रहा है तब तक तो ये छिद्र से हमको दिख रहा है, और इसको हम आगे पीछे दाएं बाएं जब हिलाते हैं ना तो हमको पता चलता है कि वो मोमबत्ती नहीं दिख रहा है। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि अगर सीधा नहीं होता तो प्रकाश तो ऐसे सीधे जाएगा ना, सीधे जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। अगर आप हिलाओगे इधर उधर, इसको मतलब आगे पीछे दाएं बाएं करोगे तो ये आपका गड़बड़ हो जाएगा, नहीं दिखेगा आपको प्रकाश। इससे ही पता चलता है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि इस प्रयोग प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसे साबित करने के लिए हम लोग कार्टून का 3 टुकड़ा लेते हैं और तीनों टुकड़ा में क्या करते हैं छिद्र कर देते हैं, और उस तीनों छिद्र को इस तरीका से सजाते हैं कि वो तीनों छिद्र एक सिद्ध में दिखे। हो गया, तीनों छिद्र एक सिद्ध में दिखे। और जब हम लोग तीसरे कार्टून के पीछे मोमबत्ती को जलाते हैं तो हमें वो मोमबत्ती जलता हुआ दिखाई देता है। और जब कुछ देर के बाद जब इस बीच वाला कार्टून को हम जब आगे पीछे दाएं बाएं हिलाते हैं तो ये हमें मोमबत्ती नहीं दिखने लगता है। तो इससे यह साबित होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। समझा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए अब हम इसी में बात करें माध्यम क्या होता है। सर माध्यम क्या होता है, माध्यम जो है ये माध्यम 4 प्रकार के होते हैं। जैसे बात करें ठोस, क्या होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। यह एक होता है निर्वात होता है, निर्वात होता है। निर्वात का मतलब होता है जहाँ की नहीं कुछ भी नहीं हो, हवा वगैरह सब कुछ नहीं हो, उसको निर्वात कहते हैं, जहाँ कुछ भी नहीं हो। ये ठोस, द्रव, गैस और निर्वात ये आपका माध्यम है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश को भी बताया आपको, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। जैसे कि हम बात करें, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य और ये आपका मान लीजिए पृथ्वी है। तो दोस्तों यहाँ से जो प्रकाश पृथ्वी पे आ जा रहा है, ये प्रकाश क्या ये गाड़ी से आता है, ये टमटम से आता है, नहीं ना, ये किसी चीज से नहीं आता, यानी अपने आप आ जाता है। यहाँ पे
ये माध्यम रहे या नहीं रहे, यानी कि ये हवा का माध्यम से आता है, यानी कि ये माध्यम रहे या नहीं रहे, निर्वात से आता है, निर्वात से होते हुए फिर हवा के माध्यम आता है। मतलब क्या, ये किसी माध्यम पे फर्क नहीं पड़ता, अगर माध्यम है तो भी ठीक है, माध्यम नहीं है तो भी ठीक है। मतलब क्या, बिना माध्यम का भी ये प्रकाश आ जा सकता है, यानी चल सकता है। समझ आ रहा है? तो प्रकाश को चलने के लिए लिख सकते हैं आप लोग, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। अगर माध्यम है तो फिर भी चल सकता है, माध्यम नहीं है तो भी फिर भी चल सकता है। ठीक है? तो प्रकाश की जो चाल होता है ना, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। लिख लीजिए आप लोग, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे कि बात करें हम पहला से बात करें हवा, हवा या निर्वात, निर्वात में, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? या फिर बात करें हम हीरा में, इसमें हीरा में, हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? तीसरा हम बात करें पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? चौथा बात करें हम कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश के लिए, ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे बोले कि ये आपका हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या इसी को हम किलोमीटर में लिखना चाहें, किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये 3 जीरो आपका खत्म हो गया किलोमीटर, यानी कि आपका, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर। जब आप इसमें 5 जीरो लगाओगे ना 3 पर, ये आपका हो जाता है कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। दोस्तों हम लोग देखते हैं, आप जैसे कि बात करें हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल की बात करें, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको हम लोग बोलेंगे क्या है अपने भाषा में, शब्द में बोलना चाहें तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। हीरा में प्रकाश की चाल कितना होता है? हीरा में प्रकाश की चाल होता है 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या फिर हम बात करें इसी में, अगर किलोमीटर में बात करें तो 1.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड ना। तो इसको बोलेंगे 1,25,000 किलोमीटर, 1,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है इसका चाल। किसमें? हीरा में। आपको पूछेंगे कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किसमें होता है? सबसे अधिक होता है इसमें सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है? निर्वात में, हवा में। सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होता है। किसमें होता है? सबसे कम होता है इसमें प्रकाश की चाल। पूछेगा पानी में कितना होता है? 2,25,000, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या फिर हम किलोमीटर में लिखेंगे 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब इसी में हम बात करेंगे, इसी में अगर हम बात करेंगे कि कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? 1,80,000 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बोल दो इसको, या फिर 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है इसका चाल। 1,80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों आप लोग को सही से समझ में आ रहा है कि दीप्त और अदीप्त वस्तु क्या होता है? दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु क्या होता है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दीप्त वस्तु क्या होता है। सबसे पहले दीप्त वस्तु, दूसरा होता है अदीप्त वस्तु। अदीप्त वस्तु क्या होता है? तो दोस्तों दीप्त वस्तु वो होता है, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो, वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलता हो उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में बात करना, सूर्य, ये क्या आपका दीप्त वस्तु है। जैसे जलता हुआ बल्ब, ये आपका क्या है? दीप्त वस्तु। जलता हुआ टॉर्च, ये क्या है? ये टॉर्च, जलता हुआ टॉर्च, ये सब आपका क्या है? दीप्त वस्तु है ना। वह दीप्त वस्तु क्या है? वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो, वह वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो उसे क्या कहते हैं? अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कि बात करें हम इसमें, जैसे बात करें चांदी, इससे प्रकाश नहीं निकलता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। हीरा,
हीरा ये भी दूसरे के प्रकाश से चमकता है। मोती, लकड़ी, प्लास्टिक, प्लास्टिक ना, ये सारा चीज जो है ना ये आपका अदीप्त वस्तु होता है। मतलब क्या, इससे प्रकाश नहीं निकलता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अगर ये सब आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। तो चलिए आप लोग को मिलते हैं अगला वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।